के बाद बातचीत होगी। विटकाफ के बारे में आप जानते हैं, वो यूएस एनवाय है मिडिल ईस्ट का। विटकाफ ने अपनी जो यात्रा है वो टाल दी, कैंसिल कर दी। आगे वो अगले हफ्ते आएगा या उसके अगले हफ्ते आएगा, कोई नहीं जानता। उसके बाद नेतन्याहू ने कहा कि पहले ही राउंड का जो सीज फायर है उसको 6 हफ्ते और एक्सटेंड किया जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इजराइल को अपने अगवा किए हुए लोग वापस मिलते रहें, लेकिन वहां पर वो अपनी आर्मी बनाए रहे, परमानेंट सीज फायर के लिए आगे नहीं बढ़े। और यह बात हमास को स्वीकार नहीं थी, क्योंकि एक बार जब इजराइल को सारे के सारे उसके लोग मिल जाएंगे, उसके बाद हमास अच्छी तरह से जानता है कि गजा में वो अपनी मनमानी करेगा, कोई भी प्रेशर उसके ऊपर रह नहीं जाएगा। इससे चिढ़के नेतन्याहू ने क्या किया? नेतन्याहू ने कहा है कि हम जो इमदाद वहां पर भेज रहे हैं वो इमदाद बंद हो जाएगी। पहली बात तो यह कि इमदाद इजराइल नहीं भेज रहा है। इमदाद बेसिकली जो इजिप्ट है या बाकी जो अरब कंट्रीज हैं वहां से आ रही है। तो इजराइल अपने पॉकेट से 1 रुपए नहीं खर्च कर रहा है इस इमदाद के लिए। ये जो पूरी की पूरी मदद आ रही है उसके लिए इजराइल ने सिर्फ क्या किया है? दरवाजे खोले हैं गजा की तरफ जाने वाले, जो क्रॉसिंग्स हैं उनको खोल दी है ताकि इमदाद अंदर पहुंच सके। और उसमें भी बहुत सारी बदमाशी की गई है। 60,000 घर पहुंचने थे अभी तक वहां पर, मोबाइल होम्स, ताकि ठंड है, बारिश हो रही है, जो परेशानियां हैं उसमें लोग सेफली रह सकें। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि केवल 15 घर पहुंचने दिए गए हैं। नतीजा यह है कि वहां से कई बच्चों के मरने की खबर आई है ठंड की वजह से। तो पहले ही इमदाद उस तरह से नहीं पहुंच रही थी जिस तरह से पहुंचना चाहिए था, और अब जो भी इमदाद पहुंच रही थी उस पर भी रोक लगा दिया गया है। अब अगर इसको देखें आप, तो सऊदी अरबिया का जो स्टेटमेंट आया है, सऊदी अरबिया से एमबीएस का जो स्टेटमेंट आया है, उसका कहना है कि यह कलेक्टिव पनिशमेंट है। यह सारे लोगों को पनिशमेंट देना है, इसको धोखा बताया है। और सऊदी अरब उन मुल्कों में है जिसने सबसे पहले इजराइल का यह जो निर्णय है उसकी मलामत की है। दूसरी बात, अगर इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से देखें तो यह अपने आप में एक युद्ध अपराध है। यह अपने आप में एक वार क्राइम है। किसी भी वार के दौरान ह्यूमैनिटेरियन जो सामान आता है उसको रोकना, किसी इमदाद को रोकना अपने आप में वार क्राइम है। नेतन्याहू ये वार क्राइम कर रहा है। एलन मस्क और ट्रंप जो है उनको रशिया और यूक्रेन की बड़ी चिंता है कि रशिया और यूक्रेन में शांति हो जाए। चिल्ला चिल्ला कर ट्रंप कहता है मैं पीस चाहता हूं। वो सारा तमाशा आपने देखा है, बताने की जरूरत नहीं है। आज एलन मस्क ने एक ट्वीट किया है जिसमें वार और पीस के बारे में बता रहा है, लेकिन वही सारे रूल रेगुलेशन, वही पीस की बात, वही अमन व आमान की बात, वही जंग रोकने की बात इजराइल के संदर्भ में लागू नहीं होती है। इजराइल को तो जंग चालू रखने के लिए, जंग में मदद करने के लिए $3 बिलियन के हथियार भेजे जा रहे हैं, और हर बात पर राजी। बिल्कुल इजराइल जो डिसीजन ले उस पर ट्रंप राजी। इजराइल ने आगे बढ़ के, नेतन्याहू ने आगे बढ़ के ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया है कि आप हमारे साथ हैं। लेकिन ट्रंप ने एक काम किया है, हथियार ले लो, हथियार से लड़ते रहो, सैनिक तुम्हारे होंगे, सैनिक हमारे नहीं जाएंगे। वो जानता है इराक और बाकी जगहों पर सैनिक भेजकर उसको क्या मिला है, और वो जानता है गजा में सैनिक भेजने का मतलब है सैनिकों की कुर्बानी करना। तो सैनिक आप अपने लगाओ। और अब आप जानते हो, मैं कई बार कह चुका हूं कि जंग केवल हथियारों से नहीं लड़ी जाती है। शिनबेट हो, आईडीएफ हो, कोई तैयार नहीं है ये जंग लड़ने के लिए। नेतन्याहू अपनी जिद पर है, और मेरा जो कैलकुलेशन है वो ये है कि कोई ना कोई सलूशन निकलेगा। ये जंग आगे नहीं जारी रहेगी, और अगर जंग जारी रहेगी तो दोनों तरफ के लोगों के लिए बेहद नुकसानदायक होगी। दरअसल रमजान का महीना जब भी आता है तो इजराइल इस तरह की शरारतें करता है। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, यह इजराइल के एक नेसेट मेंबर का वीडियो है, पुराना वीडियो है। इसमें वो क्या कह रहा है कि रमजान का महीना सबसे अच्छा महीना होता है कत्लो गारत करने के लिए, क्योंकि लोग दिन भर व्रत रहते हैं, दिन भर खाते नहीं हैं, रोजे रखते हैं, और इसलिए कमजोर हो जाते हैं। ये इजराइल की सोच है, और इसीलिए केवल 2024 या 25 या 23 की बात नहीं है। रमजान के दौरान हमेशा इजराइल ने बदमाशियां की हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वेस्ट बैंक में लगातार लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। रफा में हमला हुआ है, 2 लोगों को मार दिया गया है। यह सब हुआ है, और रमजान के महीने के दौरान हुआ है। सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है, गजा तबाह बर्बाद है, सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इन सब के बीच फलस्तीनी सहरी भी खा रहे हैं, इफ्तार भी खा रहे हैं, और रोजे भी कर रहे हैं। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, रोशनी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और
रमजान का मुकद्दस महीना मना रहे हैं। यह चीज इजराइल वालों से देखी नहीं जाएगी। ये नई बात नहीं है, मैंने आपसे कहा कि यह पुरानी बात है। इसलिए किसी भी तरह से वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि दुनिया के सामने यह तस्वीर जाए कि इतने सारी मुसीबतों के बावजूद गजा के लोग, जिनकी मसाजिद तोड़ दी गई, घर तोड़ दिए गए, रोजगार छीन लिए, इतने सब के बावजूद गजा के लोग रमजान मना रहे हैं, खुश हैं, ये बात दुनिया तक ना पहुंचे, ये रोकने के लिए फिर से नेतन्याहू तमाशा करना चाहता है। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि नेतन्याहू के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर तो यही है कि जो अगवा किए हुए लोग हैं उनको रिहा किया जाए। इसीलिए जो ही ये बात आई, टेलीवाइज्ड उसका जो मैसेज आया, उसके तुरंत बाद जेरूशलम में जहां वो रहता है उसके घर के चारों तरफ इजरायली इकट्ठा हो गए, डिमांड करने लगे कि किसी भी तरह से सीज फायर को जारी रखो और जो होस्टेजेज हैं उनको वापस लौटाओ। इसी प्रेशर से वो बचना चाहता था, तो उसने 6 हफ्ते का प्रपोजल दिया था कि 6 हफ्ते में मैक्सिमम होस्टेजेज को रिहा करा लें और उसके बाद मनमानी करें। हमास इस पर राजी नहीं हुआ तो इमदाद रोक दी गई। अब धमकी यह दी जा रही है कि वहां पर पावर जो है, पावर सप्लाई, उसको रोक दिया जाएगा। जाहिर है पावर सप्लाई नहीं होगी तो रमजान में रोशनी करना मुश्किल होगा। और यह सारा तमाशा किया जा रहा है, यह धमकी दी जा रही है कि कुछ दिनों में जंग शुरू हो जाएगी, हमास के ऊपर यह दबाव बनाने के लिए कि वो और होस्टेजेज को रिलीज कर दे। देखिए, हमास तो सारे होस्टेजेज को एक साथ रिलीज करने को तैयार था, बशर्ते सेकेंड फेज की बातचीत शुरू होती, बशर्ते सेकेंड फेज में सीज फायर को जाने दिया जाता। अब हमास को आप धमकी दे रहे हो जंग की। 14 महीने से मोहब्बत तो चल नहीं रही थी, और 14 महीने तो हम 7 अक्टूबर से जोड़ के कह रहे हैं, उसके पहले भी कोई मोहब्बत तो चल नहीं रही थी। जब से हमास बना है तब से इजराइल के साथ जंग चल ही रही है, कभी धीमी कभी तेज। तो अगर आपको यह लगता है कि हमास को आप जंग की धमकी देंगे और वो झुक जाएगा, तो यह अपने आप में बेवकूफाना बात है। वो जंग के लिए तैयार बैठा हुआ है, उसके पास कोई और चारा नहीं है। उसे पता है कि मारा जाएगा, उसे पता है जो हमास के लिए बंदूक उठाता है, फलस्तीन के लिए बंदूक उठाता है, उसको पता है कि वो किसी भी दिन मारा जा सकता है, किसी भी दिन इजराइल की जेलों में डाला जा सकता है। आप जानते हैं 35 साल से लोग इजराइल की जेलों में बंद थे, उसमें से कुछ लोग रिहा हुए हैं, कुछ को अभी और रिहा होना है। तो वो अपना अंजाम जानता है। वो जब हथियार उठाता है तो उस अंजाम के साथ हथियार उठाता है। गजा को जिस तरह से आपने तबाह बर्बाद किया है, गजा के लोग भी जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। कई बार दरबदर हुए हैं, कई बार शहर बदर हुए हैं, एक बार फिर होने को तैयार हैं। वो लगातार कह रहे हैं। तो जंग की धमकी देकर फलस्तीनियों को या हमास को इजराइल डरा पाएगा, कम से कम ये बात तो दुनिया में कोई नहीं मानेगा। बस वो इतना कर सकता है कि उसके खिलाफ जो कोर्ट में केस चल रहा है, या फिर इजराइल में जो बार बार लोग उसका घर घेरने लगते हैं रिहा कराने के लिए, बंधकों को रिहा कराने के लिए, उनको कुछ दिन तक टाल सकता है। इसके अलावा जंग से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। 3 मिलियन के और हथियार आ रहे हैं, हथियार पहले से भी है। आखिर 17 महीनों से जो जंग चल रही है, वो जंग कोई अपने भरोसे तो चल नहीं रही थी। वो ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका के दिए हुए हथियारों से ही जंग चल रही थी। तो हथियार और मिल जाएंगे और तबाही आप करेंगे, आपके लोग भी मारे जाएंगे। आपके सैनिक पिछली बार भी बड़ी संख्या में मारे गए थे, अब भी मारे जाएंगे। तो जंग से कुछ सॉल्व होगा ये लगता तो नहीं है। अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल जरूर दिया है। अमेरिका के पास एक परमानेंट ग्रीन सिग्नल है जो सिर्फ और सिर्फ इजराइल को दिया जाता है। उसकी वजूहात क्या हैं वो सब मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं। लेकिन इन सब के बावजूद जंग लड़नी है इजराइल को, जंग लड़नी है इजराइल के सैनिकों को। हूथी ने बहुत क्लियर किया है कि जिस दिन जंग शुरू होगी उस दिन हमारे हमले भी शुरू हो जाएंगे। हूथी का कहना है कि हम इंतजार कर रहे हैं, गजा के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, और अगर इजराइल दोबारा जंग शुरू करता है तो हम भी दोबारा जंग शुरू कर देंगे। जाहिर सी बात है कि पूरा रेजिस्टेंस अपने अपने तरीके से लड़ेगा। अमेरिका को शुक्रिया कहते हुए नेतन्याहू ने नाम लिया है ईरान का। मतलब यह इशारा किया है कि यह जो हथियार आ रहा है उससे वो ईरान पर हमला करेगा। ईरान पे हमला करने का बहुत सीधा मतलब है कि दुनिया भर में पीस की बात करते रहे पुतिन, लेकिन यहां पर उनकी जो पीस है वो पिस जाएगी। मिडिल ईस्ट में लड़ाई शुरू होगी।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान एक दिन में इजराइल को ख़त्म कर देगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इजराइल एक दिन में ईरान को ख़त्म कर देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान इजराइल को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर देगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इजराइल ईरान को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर सकता है। अमेरिका अगर अपने सैनिक नहीं भेजेगा, अमेरिका अगर पीछे खड़ा नहीं होगा इजराइल के, तो ये जो जंग होगी ये आसान जंग नहीं होगी, ये बहुत मुश्किल जंग होगी और ये लंबी चलेगी। ये एक ऐसी जंग होगी जिसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पे पड़ेगा और मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया पर पड़ेगा, और वो कब किस तरह की जंग में तब्दील हो जाएगी ये कोई नहीं जानता है। इजराइल के पास एटॉमिक पावर है, ईरान के पास है कि नहीं ये कोई नहीं जानता है। ईरान लगातार ये कहता रहा है कि एटॉमिक पावर का इस्तेमाल हम एनर्जी नीड्स के लिए करेंगे, लेकिन कहते सब यही हैं। जब जान पे बन के आएगी और अगर उसके पास एटॉमिक है तो वो उसका इस्तेमाल करेगा, घर रखने के लिए उसने नहीं बनाया हुआ है। और अगर एटॉमिक दोनों तरफ है, एटॉमिक पावर, एटॉमिक बम दोनों तरफ हैं, तो किस लेवल की तबाही कहां होगी ये कोई भी सोच सकता है। हालांकि कोशिश लगातार इजराइल कर रहा है कि जितनी ताकत बढ़ा सके वो बढ़ा ले। सीरिया में आप जानते हैं उसने अपना गुलाम बैठाया हुआ है, और सीरिया से सबसे बड़ी अपडेट यह है कि शायद सीरिया एक और हिस्से में बंट जाए। सीरिया के अंदर शायद एक और नया मुल्क बन जाए, वो बने द्रूज लोगों का। आपको याद होगा इजराइल ने कहा था कि साउदर्न जो सीरिया का बॉर्डर है उसको डीमिलिटराइज किया जाए, वहां से आर्मी को पूरी तरह से हटाया जाए। और अब लेबनान के एक ड्रूज लीडर ने इस बात की आशंका जाहिर की है कि बाकायदा सीरिया के सदर्न बॉर्डर और पूरे द्रूज इलाके को मिलाते हुए एक द्रूज कंट्री बनाने की कोशिश हो रही है, द्रूज ऑटोनॉमस बॉडी बनाने की कोशिश कर रही है, जो यह भी पॉसिबल है कि खुद को इजराइल के अंडर में रखे। यानी सीरिया की सीमा में वो बिल्कुल दमास्कस के पास तक पहुंच गया है। तो वहां पर उसको सफलता जरूर मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसका रेजिस्टेंस को नुकसान भी हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि सीरिया के अंदर ही धीरे धीरे एक हिस्सा है जिसकी खबर आई थी कि उसने अपना मिलिशिया बनाया है, और वो अभी क्या कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या रोल निभाएगा ये कोई नहीं जानता। इराक के अंदर यही हाल है, लेबनान के अंदर तो है ही, हूथी के बारे में आप जानते ही हैं, हमास को फाइट में आना ही पड़ेगा, और ईरान जब इस फाइट में शामिल होगा तो यह जंग छोटी नहीं रह जाएगी, इसमें लगभग पूरा मिडिल ईस्ट शामिल हो जाएगा। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आई है हॉलीवुड से। वहां ऑस्कर मिला है एक डॉक्यूमेंट्री को जिसका नाम है नो अदर लैंड। अब आप कहेंगे कि अच्छा खासा आप मिडिल ईस्ट पे बात कर रहे थे, अचानक हॉलीवुड पे क्यों बात करने लगे? तो नो अदर लैंड अपने आप में एक कमाल की डॉक्यूमेंट्री है जिसको बनाने वाला एक इजरायली है और एक फलस्तीनी, और इस इजरायली से इजराइल के लोग बहुत चिढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं कि होना तो यह चाहिए था कि नो अदर लैंड को जब ऑस्कर मिला तो इजराइल के मिनिस्टर इसको बधाई देते, लेकिन इसके उल्टे जो कल्चर मिनिस्टर हैं वहां के, उन्होंने इसकी आलोचना की है कि आखिर ऐसी फिल्म को ऑस्कर कैसे मिल गया। जेरूसलम पोस्ट ने इसकी खबर तो छापी है, लेकिन उसके नीचे, खबर के नीचे जो बाईलाइन है, जो लाइन चली है, उसको आप गौर से देखेंगे तो वहां पर उन फिल्मों और उन एक्टर्स की बात की है जिन्होंने ज्यूस परसेप्शन, ज्यूस प्रोपोगेंडा बताई गई है। इसके पहले जब ये स्टेज पर आए थे तो जो इजरायली बंदा था उसने साफ साफ कहा था कि ये मेरा पड़ोसी है, मैं थोड़ी दूर पर रहता हूं, लेकिन मुझे सिविल रूल्स फॉलो करने होते हैं, इसको मिलिट्री रूल्स फॉलो करने हैं। जो अपार्थाइड है, जो रंगभेद है, जो अरबों के साथ भेदभाव होता है, वो सारा कुछ उसने मंच से कहा था। यह किस्सा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि चाहे कोई भी कौम कितनी भी पागल हो जाए, उसमें कुछ लोग हमेशा होते हैं जो हक के साथ खड़े होते हैं। इसलिए कभी भी नफरत किसी कौम से नहीं करनी चाहिए, चाहे वो इस्लामिक कौम हो, चाहे यहूदी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो। किसी कौम पर नफरत करना, किसी कौम से नफरत करना गलत है, क्योंकि हर कौम में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। ज़ायनिज़्म जो इस समय इजराइल को लीड कर रहा है, जो इजराइल की आइडियोलॉजी है, वो निश्चित रूप से एक ऐसी विचारधारा है जो इंसानियत के दुश्मन है। लेकिन उसे इजराइल में जरूर कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस बात को महसूस करते होंगे कि अरबों के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। हो सकता है वो नंबर में कम हो सकता है वो डरते हों, डर लगता है, बहुत सारे लोगों को डर लगता है। आप अपने यहाँ जानते हैं कि कितने ही सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, कितने ही लोगों को ट्रॉल किया जाता है अगर वो हक की आवाज़ उठाते हैं।
लेकिन इस डर के बावजूद जब मौका मिलता है, ऐसे लोग जरूर मिलते हैं, ऐसे लोग जरूर बोलते हैं और ऐसे ही लोग दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। मैं अपनी तरफ से इन दोनों यंग लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूं। एक बड़ी खबर इजिप्ट से है। इजिप्ट ने यह कहा है कि हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन प्लान पूरी तरह से तैयार है, गजा को फिर से बनाने का प्लान पूरी तरह से तैयार है और 4 मार्च को हम ये प्लान पेश करेंगे। देखना यह है ये प्लान क्या है, इसके पीछे क्या क्या है। 4 मार्च को अगर वो पेश करते हैं तो फिर मैं उसके बारे में डिटेल से बात करूंगा। तो फिलहाल सिचुएशन ये है, गजा में तनाव बना हुआ है, कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। हालांकि मेरा मानना है कि जंग शायद ना शुरू हो, कोई ना कोई रास्ता निकल जाए। विटकाफ आने वाले हैं इजराइल और विटकाफ लगातार सीज फायर की बात कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि सीज फायर को आगे बढ़ाने का, सीज फायर का सेकंड फेज की बातचीत शुरू करने का प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो समझिए एक बार फिर तबाही और बर्बादी के मंजर देखने को मिलेंगे जो किसी को भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे जैसे जैसे जो डेवलपमेंट्स होंगे उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लगातार वीडियोस को, दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजिए। अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। हमारा जो डिस्क्रिप्शन है या पिन कमेंट है उसमें सारी डिटेल्स हैं। आप हमारी ताकत बनेंगे तो जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, हमें वो हिम्मत मिलेगी कि हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच कह सकें। शुक्रिया।